हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कंप्यूटेशनल थिंकिंग को लेके, यानी कि सीटी के वीकली असाइनमेंट 4 को लेके काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसका जो डिटेल लेक्चर वीडियो है, यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं, हम जो सॉल्व कर रहे हैं हर एक असाइनमेंट को उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उस तरीके का वीडियो का डिमांड था कि वीक 4 सीटी का अपलोड करो, सीटी वीक 4 डिटेल सॉल्यूशन प्लीज। तो काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया कि आप सीटी वीक 4 का भी क्या किया जाए, ग्रेडेड असाइनमेंट डिस्कस किया जाए। इससे पहले हमने क्या किया था, वीक 4 के वीक 3 के हमने स्टैटिक्स और मैथ्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अब जो वो ग्रेडेड असाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे आपके क्वालिफायर एग्जाम में। और ऐसा नहीं है केवल आपको क्वालिफायर में हेल्प करेंगे, जो आपका एंड टर्म का एग्जाम होगा वहाँ पे भी आपको ग्रेडेड असाइनमेंट में वहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो अगर आप मिस कर रहे हो ग्रेडेड असाइनमेंट को तो वहाँ पे जाके पूरा डिटेल वीडियो देखो। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने से, जिसके कि आपके कोर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम सीटी वीक 4 का ग्रेडेड असाइनमेंट के बारे में, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और केवल सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कैसे आप जल्दी से इन क्वेश्चन को डील करते हो और कैसे आप ऑप्शन और क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करके क्या कर सकते हो, आप आंसर मार्क कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्या कहता है ये देखते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डेटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब देखो, अगर आपको टाइम नहीं बच रहा है, आपको जल्दी भी किसी क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखा व्हाट विल ए रिप्रेजेंट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल आपसे ये बोल रहा है कि ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब ए कहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो ये आपको सूडो कोड दिया गया है। सूडो कोड होता क्या है, तो देखो, एक होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज, एक होता है आपका मशीन लैंग्वेज, और आपका होता है एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये आपके हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। और एक होता है बाइनरी लैंग्वेजेस। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेजेस क्या हो गई, ये जो होता है वो कंप्यूटर समझता है, और हाई लैंग्वेज जो होती है वो हम समझते हैं। लेकिन आपका बीच वाला एक होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्चुअल लैंग्वेज लिखने से पहले, यानी कि हाई लैंग्वेज में आप लिख रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें ना लिखिए। क्योंकि जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें क्या होता है, अगर सी लैंग्वेज में आप जा रहे हो या फिर पाइथन में जा रहे हो तो उसमें कुछ सिंटेक्स फॉलो करने होते हैं, और सिंटेक्स अगर आपका गलत होता है तो प्रोग्राम गलत होता है। तो उसी बीच को हम क्या करते हैं, उसी बीच को ब्रिज करने के लिए हम क्या करें, स्यूडो कोड लेके आते हैं। स्यूडो कोड एक तरह का प्रोग्रामिंग ही होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है स्यूडो कोड। अपनी भाषा में, जैसे इंग्लिश हम डेली यूज करते हैं उस तरीके की भाषा में स्यूडो कोड होता है, जो एक्चुअल किसी प्रोग्राम में नहीं लिखा होता है। ये आपके समझने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इसको प्रोग्राम ही मानो, और आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि लास्ट में ए जब एग्जीक्यूट करेगा ये पूरा कोड, तो ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पूरा डिटेल जो आपका ये क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं कि आप अभी नए हो, आपको पता नहीं होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे, जो कि काफी बच्चे क्या, ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं होगा, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो 10th 12th में क्या हो, कंप्यूटर साइंस ना पढ़ा हो। तो उनके लिए बेसिक से जानना थोड़ा जरूरी है। देखो, मैं एक क्वेश्चन के लिए पूरा ही बेसिक से डिस्क्राइब करूंगा, आगे वाले क्वेश्चन में सिमिलर चीजें होती हैं, आप वहां से समझ सकते हो। देखो, ए इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है इनिशियलाइज करना, यानी कि यहाँ पे काउंटर क्रिएट हो रहा है जो कि क्या करेगा, जो आपके कंडीशन को चेक करेगा। कब आप कुछ गिवन कंडीशन होंगे, वो ट्रू और फॉल्स होगा तो उसको इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि उसको काउंट की तरह यूज किया जाएगा। और ए इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियलाइज किया जा रहा है। ये वाइल क्या है, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज। यहाँ पे वाइल जो है वो एक लूप है। लूप क्या होता है आप जानते हो, कि बोला जाता है कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो बोला जाता है कि आप एक लूप में फंस गए हो, तैयारी की लूप में फंस गए हो, अब दिए जा रहे हो और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो लूप मतलब क्या, एक ही काम को रिपीटेड वे में करना, यानी कि इटरेट करना। तो देखो, लूप क्या होता है, इटरेट करेगा ओवर ईच वर्ड इन टेबल 1, यानी कि टेबल 1 में जितने रोज होंगे तब तक इटरेट करेगा जब तक उसमें रोज प्रेजेंट होंगे। ये वाइल क्या होता है, लूप होता है। उसके बाद क्या है, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। ये क्या करेगा, ये करंट वर्ड को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। टेबल के करंट वर्ड को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। फिर आप देखो i इक्वल टू 1 है, अब i को यहाँ पे 1 पे इनिशियलाइज किया गया, और b को क्या किया गया, b को फाइल्स पे इनिशियलाइज किया गया। ये फॉल्स क्या है, ये बूलियन वैल्यू है। ठीक है, बूलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स होता है। वाइल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक लूप यहाँ पे था, अब देखो इनका सेगमेंट भी देखो, ये वाइल और यहाँ पे देखो ये दूसरा वाइल है। यानी कि ये वाइल ये आउटर लूप है, और ये जो वाइल है ये इनर लूप है। ठीक है, ये क्या है, इनर लूप है। ये चेक करेगा कि जो आई है
वो क्या हो, लेस देन और इक्वल टू एक्स डॉट लेटर काउंट, यानी कि जो वर्ड लिया था उसके लेटर काउंट से छोटा या फिर उसके बराबर होना चाहिए आई। ये तब तक लूप चलेगा। ये वाला जो आपका स्टेटमेंट लिखा है आइथ लेटर ऑफ एक्स वर्ड फॉलोड बाय वॉवल, इसका होता है कि ये कंडीशन चेक करेगा कि करंट लेटर क्या हो, आगे जो वो फॉलोड हो वॉवल के, ठीक है। तो ये तब तक चेक करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, बी यहाँ पे ट्रू करेगा और फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि आई की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। इफ बी, यानी बी देखो यहाँ पे मैंने बताया बुलियन वैल्यू के बारे में। बुलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। अगर इफ के आगे क्या ये ले रहा है, इफ में ये जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पैरामीटर कहलाता है। इफ के अंदर पैरामीटर क्या है, बी है। अब देखो बी क्या हो सकता है, बी फॉल्स और ट्रू होगा। तो अगर इफ के आगे बी लिखा है तो अगर बी ट्रू होगा तो ये इफ वाला कंडीशन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर बी फॉल्स है तो ये वाला जो लाइन है इफ के नीचे कंडीशन जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और ए इक्वल टू ए प्लस वन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ऐसे बुलियन वैल्यू चलता है और इफ ऐसे वर्क करता है। फिर मूव एक्स टू टेबल टू, अब फिर एक्स को टेबल टू में मूव कर देना, फिर ये आपका क्लोज हो रहा है सूडो कोड। तो आपको बेसिक से समझ में आ रहा होगा क्या सूडो कोड होता है। अब मैंने आपको ये पूरा लाइन नहीं समझाया कि लाइन कर क्या रहा है, मैंने आपको कोड दिखाया कि कोड का मतलब क्या होता है। आई इक्वल टू आई प्लस क्या हुआ, ए इक्वल टू जीरो किया गया है, वाइल आउटर लूप और इनर लूप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक के बारे में बताया। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए लेटर की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ए को देखना है कि ए लास्ट में एंड ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप पहले क्या करो, आप डायरेक्टली मूव कर जाओ कोड, आपके कोड में कि कहाँ पे ए है। तो आप देख रहे हो कि ये वाले सेगमेंट में ए यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ए सेगमेंट है, ए इक्वल टू ए प्लस वन है और ए इक्वल टू जीरो पे स्लाइस किया गया। तो ये तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हुआ कि स्टार्टिंग में ए को हमने जीरो वैल्यू पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो ए की वैल्यू कब बढ़ रही है, ए की वैल्यू बढ़ रही है, ए इक्वल टू ए प्लस हो रहा है, कब बढ़ रही है, जब बी ट्रू हो। अगर बी ट्रू होगा तब क्या होगा, बी ट्रू होगा तब ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि काउंटर इसका बढ़ रहा है। अब हमें b की वैल्यू ट्रू कब हो रही है इसको देखना पड़ेगा, यानी कि हमें बैक ट्रेस जाना पड़ेगा। हमने देखा कि a इक्वल टू ए प्लस वन हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब b की वैल्यू ट्रू हो रही है, यानी कि इफ कंडीशन में b है, अगर b की वैल्यू ट्रू होगी तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमें पहुंचना पड़ेगा b के पास, b कब ट्रू हो रहा है। तो b ट्रू कब हो रहा है, आप यहाँ पे देखो b ट्रू हो रहा है आई द लेटर ऑफ द एक्स वर्ड फॉलोड बाई ए वॉवेल। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जब कंडीशन ये चेक हो रहा है कि अगर इफ ith लेटर ऑफ द वर्ड फॉलोड बाई वॉवेल, यानी कि अगर लेटर का जो, अगर एक्स वर्ड है इसका ith लेटर वॉवेल को फॉलो करता है तब क्या होता है, b इक्वल टू ट्रू हो रहा है। अगर ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, a इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप बताओ कि इसमें क्या वैल्यू ट्रू हो सकती है। तो इसमें आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में बोल रहा है कि जो a रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वर्ड्स विद एट मोस्ट वन लेटर फॉलोड बाई ए वॉवेल। ये ऑप्शन बोल रहा है कि वो नंबर ऑफ वर्ड्स ए में होंगे, वो भी मैक्सिमम वो होंगे एट मोस्ट वन लेटर फॉलोड बाई ए वॉवेल, यानी कि ऐसा एक वर्ड होगा जो कि वन लेटर क्या हो उसका वॉवेल को फॉलो करे। एट मोस्ट यानी कि एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कंडीशन तो यहाँ पे चेक नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे बी इक्वल टू ट्रू कब हो रहा है, जब ith लेटर ऑफ एक्स वर्ड फॉलोड बाई ए वॉवेल, यानी कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक बार अगर ज्यादा होगा तब भी क्या होगा, एक काउंट होगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स विद एग्जैक्टली वन लेटर फॉलोड बाय ए वॉवेल। अब देखो यहाँ पे ये भी कंडीशन नहीं चेक हो रहा है कि केवल एक ही लेटर क्या हो फॉलो करे वॉवेल को, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी लेटर फॉलोड बाय ए वॉवेल। अब ये तो सरासर गलत हो रही बात। बी ट्रू तभी होगा जब क्या हो, ith लेटर ऑफ एक्स वर्ड फॉलोड बाय वॉवेल, यानी कि जो वर्ड होगा वो क्या होना चाहिए, उसका ith लेटर फॉलोड बाय वॉवेल होना चाहिए। ये तो कंडीशन चेक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन में बिना कंडीशन विदाउट एनी लेटर फॉलोड बाय वॉवेल हो रहा है, ये जस्ट अपोजिट बोल रहा है। तो ये तो क्या होगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन डी बचा वो राइट होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट वन लेटर फॉलोड बाय वॉवेल, यानी कि मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, अगर एक वर्ड भी क्या होता है वो उस वर्ड का लेटर वॉवेल को फॉलो करे तो बी ट्रू हो जाएगा। और ट्रू क्या होगा, तो ये वाला क्या करेगा, बी ट्रू होगा तो ए क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ए जो काउंट होगा वो उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो अगर ए इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट वन लेटर फॉलोड बाय ए वॉवेल। मैक्सिमम आपके जितने भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो उस वर्ड के जो लेटर हैं उनमें कितने वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रीड द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग ओलंपिक डेटा सेट। ओलंपिक डेटा सेट है, इस पे ये सूडो कोड रन कर रहा है। व्हाट विल ई रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको बताना है कि लास्ट ई में, मतलब जो आपका ई है वो लास्ट टाइम एग्जीक्यूशन में वो ई क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब सिंपल सी बात, आप क्या करो, आप डायरेक्टली ई पे पहुंच जाओ। ई कहाँ पे आपको दिख रहा है? आप देखो इस वाले लाइन सेगमेंट में ई नहीं दिख रहा है, शुरू में ई को इनिशियलाइज किया गया 0 पे क्योंकि काउंटर का काम कर रहा है, और आपका ई इक्वल टू ई प्लस वन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब ई इक्वल टू ई प्लस वहां पे हो रहा है, यानी कि ई को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ई को कब इंक्रीमेंट किया जा रहा है? यहाँ ऊपर देखो, ई इंक्रीमेंट कर रहा है इफ फाइंड डुओ, यानी कि इफ कंडीशन चेक हो रहा है, इफ फाइंड डुओ, डुओ एक फंक्शन है उसको कॉल किया जा रहा है, या फिर प्रोसीजर है उसको कॉल किया जा रहा है, फाइंड डुओ पी क्यू। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो कोड है फाइंड डुओ क्यू, ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये एक फंक्शन हो सकता है या फिर एक प्रोसीजर हो सकता है। तो ये देखो कहाँ पे लिखा गया है, तो ये फाइंड डुओ का यहाँ पे प्रोसीजर है, यानी कि ये मेथड है, इसको कॉल किया जा रहा है फाइंड डुओ को, और इसमें पी और क्यू जो है ये पैरामीटर पास किया गया है। अब जो प्रोसीजर फाइंड डुओ है वो क्या कर रहा है, देखो देखो ये इफ है, तो इफ क्या इफ के ब्रैकेट में क्या है, यानी कि इफ के पैरामीटर में क्या है, एक फंक्शन को कॉल किया गया जिसका है फाइंड डुओ। अब देखो फाइंड डुओ क्या करेगा, लास्ट में कुछ रिटर्न करेगा। अब देखो रिटर्न क्या कर रहा है, यह रिटर्न कर रहा है ट्रू कर सकता है या फिर फॉल्स कर सकता है। तो जो फाइंड डुओ का जो रिटर्न वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो बुलियन वैल्यू है। क्या है, ये बुलियन वैल्यू है, यानी कि ये ट्रू भी रिटर्न कर सकता है और फॉल्स भी रिटर्न कर सकता है। अब देखो जब इफ कंडीशन इसके आगे जो पैरामीटर में अगर ट्रू होगा तभी क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमें चेक करना है, हमें ये देखना है कि ई जो होगा लास्ट में क्या रिप्रेजेंट करेगा। उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो फाइंड डुओ है वो कब ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, यानी कब ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब इसके ऊपर देखो ये ट्रू रिटर्न कब कर रहा है, तो जब आप चेक कर रहे हो कि कंट्री क्या है, पी डॉट कंट्री, जब हमने वो टेबल का रो दिया उसमें ये चेक कर रहा है कि अगर पी डॉट कंट्री क्या हो, क्यू डॉट कंट्री के बराबर हो, यानी कि दोनों टेबल हम यहाँ पे भेजें पी और क्यू, अगर पी डॉट कंट्री यानी कि कंट्री सेम हो और मेडल क्या हो, डिफरेंट हो, आई पी डॉट मेडल नॉट इक्वल टू क्यू डॉट मेडल है, यानी कि कंट्री क्या हो, यहाँ पे जो कंट्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सेम, लेकिन मेडल मेडल डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच करता है तब क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, और रिटर्न ट्रू करेगा तो ये क्या चला जाएगा, जब फाइंड डुओ को जहां पे कॉल किया था मेथड को, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएगा। अगर ये कंडीशन मैच करती है, अगर कंट्री दोनों का सेम आता है और मेडल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आप ये फाइंड डुओ क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ट्रू होगा तो ई क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, जो फाइंड डुओ है, जो ई इक्वल टू ई प्लस वन कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब कंट्री सेम हो, तो क्या होगा, कंट्री सेम हो और जो मेडल हो वो डिफरेंट हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन लिखा है, डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, सेम कंट्री की बात हो रही है। तो आप ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये रूल आउट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे भी बात हो रही है डिफरेंट कंट्रीज, तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे रूल आउट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक बचा है नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम द सेम कंट्री, और एक बचा है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ प्लेयर्स। अब देखो दोनों कैसे आप समझ सकते हो, दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आप आइडिया लगा सकते हो। अब देखो जब ये पूरा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये पैरामीटर का नाम ही दिया गया फाइंड डुओ। तो ये फाइंड डुओ मतलब क्या हुआ, ये पेयर्स की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, नंबर ऑफ पेयर्स की बात हो रही है, ना कि नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात हो रही है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट। Assume that all authors have distinct names and each book is written by a single author। आपको ये एज्यूम करना है कि हर एक ऑथर डिस्टिंक्ट उसका नाम है, और जो है हर एक बुक एक सिंगल ऑथर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपका ये सूडो कोड दिया गया है, अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। अब ऑप्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल एन रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। आपसे बोल रहा है कि एन को एन क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप डायरेक्टली क्या पहुंच जाओ, आप डायरेक्टली एन जहाँ पे लिखा है उसको पहुंच जाओ। आप एक बार कोड पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्या करो आप, कि आप डायरेक्टली एन जहाँ पे आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओ, तो आपको आंसर मार्क करना सही हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली एन इक्वल टू ई पे गए कि एन कहाँ है। तो देखो ये लिखा है व्हाट विल एन रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि एन क्या स्टोर कर रहा है, एन स्टोर कर रहा है 1। अब शुरुआत में देख लो ए को बढ़ाया गया, ए इक्वल टू 1 किया गया और एन इक्वल टू 0 किया गया है। अब देखो ए क्या करेगा, ये जो ए काउंट करेगा वो बुक्स ऑफ ऑथर काउंट करेगा। ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा बुक्स ऑफ ऑथर, कि अगर एक लाइब्रेरी डेटा सेट है तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑथर होंगे, ऑथर का नाम होगा और उसके आगे बुक्स का नाम होगा। यही तो होगा, कुछ और तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑथर बुक्स का नाम होगा। अब देखो इसमें हर एक चीज को हम आगे समझते हैं। पहले
तो a इक्वल टू 1 आपका इनिशियलाइज किया गया और n इक्वल टू 0 किया गया और काउंट एक वेरिएबल लिया गया है जिससे कि हम काउंट कर सकें कि क्या चल रहा है, और वैल्यू को 0 पे स्टोर किया गया है। सबसे पहले ये क्या करेगा, वाइल लूप है, टेबल 1 हैज मोर रोज, यानी कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि टेबल में क्या है, रोज है। रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, ये टेबल 1 से रो एक्स को रीड करेगा और फिर रीड करने के बाद एक्स को क्या करेगा, टेबल 2 को में मूव कर देगा। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, यानी कि अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू उसके पास स्टोर है। फिर अब क्या किया, टेबल में 2 में मूव कर दिया, अब क्या करेगा, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, अब फिर ये चेक करेगा कि क्या टेबल में और रोज हैं। अब देखो रीड, यहाँ पे टेबल में अगर और ज्यादा रोज हैं तो वो क्या करेगा, अब रो वाई को लेगा। ठीक है, अब रो वाई ले लिया। अब देखो यहाँ पे चेक करेगा कि जो पहला रो लिया था उसका ऑथर एक्स डॉट ऑथर अगर सिमिलर है वाई डॉट ऑथर के, तो क्या करेगा, ए को इंक्रीमेंट कर रहा है, ए जो 1 था अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वाई को क्या करेगा, टेबल 2 में मूव कर देगा। यानी कि जो सिमिलर ऑथर है तो अब वाई को भी क्या करेगा, एक्स को पहले तो टेबल 2 में मूव किया था और वाई को भी टेबल 2 को मूव कर देगा। यानी कि अगर हर एक बुक सेम राइटर के द्वारा काउंट किया गया है तो उसको मूव कर रहा है टेबल 2 में। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। अगर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर इफ ये दोनों ऑथर सेम नहीं कर होते हैं, तो अब वाई को क्या करेगा, टेबल 3 में उसको मूव कर देगा। यानी कि डिफरेंट ऑथर को टेबल 3 में कर रहा है और सेम ऑथर को कहाँ पे मूव कर रहा है, टेबल 2 में कर रहा है। फिर उसके बाद देखो, इफ ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन, अगर एन है तो एन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो अब हमारा एन जो है, एन में क्या है, वैल्यू स्टोर हो रही है, एन में वैल्यू स्टोर हो रहा है ए। तो अब देखो एन एन तो पहले हम पहुंचे, एन तो हमें पता करना है, लेकिन हमें एन जो है वो क्या है, एन ए के इक्वल है। तो अब हमें ए पता करना होगा कि ए क्या काउंट कर रहा है, यानी कि ए में क्या स्टोर हो रहा है। तो देखो ए क्या काउंट करेगा, तो आप ए देखो यहाँ पे ए इंक्रीमेंट हो रहा है। ए कब इंक्रीमेंट हो रहा है, आप बताओ कि ए इंक्रीमेंट तब हो रहा है जब ऑथर को चेक किया जा रहा है कि क्या ऑथर का जो बुक है वो अगला जो रो लिया, यानी कि पहले एक्स रो लिया, उसमें देखा कि क्या एक्स डॉट ऑथर है वो ऑथर सेम है दूसरा रो के, यानी कि दूसरा जो टेबल का रो लिया, अगर दोनों सिमिलर आ रहे हैं। जैसे ये ऑथर एक था, ऑथर मान लो कि ये सी था और इसकी बुक क्या थी, बी थी। अब क्या हुआ, ये पहले एक्स में स्टोर हो गया, फिर मान लो कि अब दूसरा ऑथर ए आया, उसका चेक किया कि क्या दोनों ऑथर सेम है, तो दोनों ऑथर सेम नहीं है तो उसको क्या कर देगा, इसको टेबल 3 में मूव कर दिया। फिर जो अगला ऑथर है टेबल 1 में, मान लो कि ये फिर सी आया, अब क्या करेगा, अब चेक करेगा, अभी एक्स की वैल्यू उसको स्टोर है, तो ये चेक करेगा कि एक्स डॉट ऑथर जो था वो क्या, अब जो वाई वाला जो ऑथर लिया है उसकी वैल्यू क्या दोनों की सेम आ रही है, दोनों ऑथर सेम है। अगर दोनों ऑथर सेम है तो क्या कर रहा है, ए को इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि ए को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब जो ए आएगा वो क्या कर रहा है, ए काउंट कर रहा है बुक्स बाय ऑथर। ए क्या कर रहा है, ए काउंट कर रहा है, ए काउंट बुक्स बाय ऑथर, इसको बढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर मान लो कि मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा, टेबल 3 में करेगा। अगर मैच कर गया तो ये वाला जो डेटा को टेबल 2 में मूव कर देगा और फिर से क्या करेगा, वाइल लूप फिर से चलेगा और फिर से चेक करेगा ऑथर वाले टेबल में कि क्या इसके बाद भी कोई ऐसा ऑथर है जो कि एक्स डॉट ऑथर से मैच कर रहा है। तो जितने भी ऑथर होंगे उनका वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब वैल्यू ए में स्टोर हो गया। अब हमें पता है कि एन क्या है, दो जगह में केवल दिख रहा है, एक तो एन 0 पे इंस्टाइज किया गया है। अब आपको यहाँ पे चेक हो रहा है, अगर मान लो कि काउंट किया, एक काउंट बुक बाय ऑथर आ गए, मान लो कि इसमें ए की वैल्यू 3 आ गई। अब ये चेक करेगा कि 3 जो है वो 0 से बड़ा है, तो 3 अगर 0 से बड़ा है तो जो एन की वैल्यू क्या होगा, एन की वैल्यू ये 3 पे सेट कर देगा। तो आप बताओ कि एन की वैल्यू अब क्या देगी, तो एन की वैल्यू जो होगी वो क्या करेगा, काउंट ऑफ बुक्स बाय ऑथर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कैसे, मतलब ऑथर ये क्या कर रहा है, ये ए इक्वल टू एन है, यानी कि ए में कितना मैक्सिमम होगा, ये पूरा टेबल में काउंट किया गया, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, ये आपका कितने ऑथर ने कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स वो है इस टेबल में मैच कर रहा है, कितना उन्होंने बुक लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश बाय ए पेयर ऑफ ऑथर। अब देखो यहाँ पे पेयर की बात हो ही नहीं रही है, ये एक ही ऑथर को चेक किया जा रहा है, एक ही टेबल में कितने ऑथर हो सकते हैं, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे कोई पेयर की बात नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश बाय ऑथर इन ईयर। अब हम कहें तो ईयर की बात हो ही नहीं रही है, अब पूरा सूडो कोड देखो कहीं ईयर की बात हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश बाय पेयर ऑफ ऑथर्स, अब देखो यहाँ पे फिर बोल रहा है बाय ए पेयर, पेयर की कहीं बात नहीं हो रही है और ईयर की बात नहीं हो रही है, ये भी ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
अब जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश बाय ऑथर, जबकि मैंने पहले ही बताया कि ये क्या करेगा, जो एन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश बाय एन ऑथर। अब देखो ऑप्शन 4 देखो, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑप्शन पढ़ लो, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। भाई यहाँ पे बुक की कहीं बात ही नहीं हो रही। अब देखो कहीं भी बुक लिखा हुआ है, कहीं की बुक नहीं लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ऑथर इसको रहने दो, नंबर ऑफ बुक्स कहीं भी बुक्स का यहाँ पे नहीं है, आपका कहीं भी रिलेशन नहीं है। नंबर ऑफ ऑथर्स हु रोट बुक ऑफ द सेम जेनरा, अब ये भी नहीं है। अब कहाँ यहाँ पे इस पूरे कोड में आपको क्या दिख रहा है, केवल ऑथर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ ऑथर्स क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑथर्स ये रिप्रेजेंट करेगा। तो जो फोर्थ का ऑप्शन होगा बी होगा। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा भी क्या कर सकते हो, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है द गिवन सूडो कोड एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल्स। शॉपिंग बिल्स पे क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और फ्रैक्शन स्टोर्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज बोथ शॉप एंड फेस वॉश टू द नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज फेस वॉश। यानी कि एक फ्रैक्शन है वेरिएबल जो क्या स्टोर कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है कि जिन्होंने सोप और प्लस फेस वॉश ये खरीदा हो। यानी कि ये फ्रैक्शन रेशियो को स्टोर कर रहा है, सोप प्लस फेस वॉश को, और किसके रेशियो से, ये फेस वॉश। इस रेशियो को स्टोर कर रहा है फ्रैक्शन, यानी कि कोई अगर कस्टमर है जिसने सोप और फेस वॉश दोनों खरीदा, उसको डिवाइड कर दो फेस वॉश वाले से, तो ये फ्रैक्शन ये स्टोर कर रहा है। अब देखो क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेगमेंट टू द कंप्लीट सूडो कोड। यहाँ पे आपका एक ब्लैंक फील्ड छोड़ दिया गया, फ्रेगमेंट छोड़ दिया गया है, और ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, इसको हम देखने के लिए क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो काउंट इक्वल टू 0 किया गया और बी काउंट इक्वल टू 0 पे इनिशियलाइज किया गया है। वाइल पाइल वन हैज मोर कार्ड्स, यानी कि ये चेक कर रहा है कि क्या पाइल 1 में मोर कार्ड है, तब तक ये क्या करेगा, ये पूरा लूप चलेगा। अब देखो ये वाला लूप पूरा बाकी है, यानी कि ब्लैंक है, और यहाँ पे लास्ट में देख रहा है फ्रैक्शन इक्वल टू बी काउंट इक्वल टू एम काउंट। यानी कि जो फ्रैक्शन ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है सूडो कोड में, ये है बी काउंट अपॉन एम काउंट। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये रेशियो को स्टोर कर रहा है। अब हमने पहले यहाँ पे दिया था, तो जो बी काउंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी काउंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा सोप प्लस फेस वॉश को, और एम काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फेस वॉश को। ठीक है, अब हमें ये वाला प्रोसीजर दिया गया है, जो प्रोसीजर चेक कर रहा है कि क्या इस आइटम, वो आइटम को चेक करने वाला है, लेकिन हमें यहाँ पे हमें नहीं देखना है। अब हमें ये कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले ऑप्शन पे चले जाते हैं। ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन में बोल रहा है इफ इज आइटम एस कॉमा फेस वॉश। अब देखो यहाँ पे इज आइटम आ गया। इज आइटम क्या है, ये आपका एक मेथड है या फिर प्रोसीजर है। अब इज आइटम कहाँ पे डिफाइन है, आप इसको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आने की जरूरत है। अब यहाँ पे इज आइटम है, ये प्रोसीजर इज आइटम क्या चेक कर रहा है कि जो इसमें आप पैरामीटर दिए हो वाई और ए, यानी कि वाई में आप टेबल पास कर रहे हो, और इसमें क्या हो रहा है, टेबल यानी बोल सकते हो कि इसमें रो पास कर रहे हो, और क्या कर रहे हो आप, ये बोल रहे हो कि ये बताओ कि चेक करो कि क्या ये आइटम ये फेस वॉश है। तो ये इज आइटम इसका काम क्या है, वो चेक कर रहा है कि जो आपने रो दिया हुआ है उसमें क्या आइटम वो फेस वॉश है या फिर कोई दूसरा है। अगर फेस वॉश है तो इफ कंडीशन में क्या ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है सी। सी क्या हो सकता है, सी फॉल्स हो सकता है और सी ट्रू हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि इफ क्या होगा, ट्रू अगर रिटर्न करे, कब कब ट्रू करेगा, जब आइटम क्या होगा, वो फेस वॉश होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फेस वॉश नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है इज आइटम, तो आपको इसके मतलब ऊपर नहीं जाने की कोशिश करना है कि ये पूरा ये लॉजिक नहीं समझ में, आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो कि अगर प्रोसीजर का नाम इज आइटम है तो वो चेक करेगा कि क्या वो आइटम जो पैरामीटर में पास किया गया वो है या नहीं है, ये चेक करेगा। अगर है, अगर ट्रू है तो इफ वाला कंडीशन आगे मीट करेगा तो ये वाला सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स आ रहा है तो इफ वाला जो आपका नीचे सेगमेंट दिया गया है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेक कर रहा है इज आइटम एक्स कॉमा फेस वॉश, यानी कि क्या आइटम जो गिवन है हमने दिया हुआ है वो फेस वॉश है। अगर ये फेस वॉश होगा, ट्रू अगर आएगा, तो ये क्या कर रहा है, काउंट को बढ़ा रहा है, और एम काउंट क्या कर रहा है, काउंट को बढ़ा के काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दे रहा है, यानी कि फेस वॉश का नंबर ये काउंट कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, फिर नीचे इफ का कंडीशन फिर चेक किया, इफ इज आइटम एक्स कॉमा शॉप, बी काउंट को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फ्रैक्शन जो स्टोर कर रहा है यहाँ पे, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये बी काउंट अपॉन एम काउंट स्टोर कर रहा है, और जो बी काउंट है वो क्या है, सोप प्लस फेस वॉश का कंडीशन लेना है। तो आप इस कोड को देखो, क्या इससे कहीं ये पता चल रहा है कोई ऐसा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, जैसे बी काउंट जो है, बी काउंट क्या स्टोर करेगा, सोप प्लस फेस वॉश। लेकिन आप इसमें स्टेटमेंट चेक क्या कर रहे हो, इसमें आप चेक कर रहे हो कि क्या वो सोप है। इसमें क्या चेक कर रहे हो, इसमें आप एम काउंट को इंक्रीमेंट तब कर रहे हो, इसमें एम काउंट तभी आएगा, यानी कि फेस वॉश का काउंट तभी आएगा जब क्या हो, आप केवल ये कंडीशन चेक कर रहे हो एम काउंट में कि अगर फेस वॉश अगर है आइटम तो आप एम काउंट को बढ़ा दे रहे हो। तो एम काउंट के लिए तो ठीक है कि आप एम काउंट बढ़ा दो,
कब, जब फेस वॉश हो वो आइटम। लेकिन जब आप देखो यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ पे जो चेक कर रहा है, तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है बी काउंट को इंक्रीमेंट तब कर रहा है, यानी कि बी काउंट में क्या स्टोर कर रहा है कि सोप कितने हैं, यानी कि वो आइटम अगर सोप है तो बी काउंट बढ़ा दे रहा है। लेकिन बी काउंट में है क्या, सोप प्लस फेस वॉश है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन जो कहता है वो ये कह रहा है, अब इफ इस आइटम एक्स कॉमा सोप बी काउंट इक्वल टू बी काउंट प्लस वन, इफ इस आइटम एक्स कॉमा, अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे दो अलग अलग इफ चल रहा था, अब लेकिन ये हो गया आउटर इफ और ये हो गया इनर इफ। ये चेक क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है पहले वाले में इस आइटम एक्स डॉट सोप, यानी कि अगर आइटम सोप होगा तो बी काउंट बढ़ा रहा है। ठीक है, बी काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोप प्लस फेस वॉश कर रहा है, तो ये क्या कर दे रहा है, चलो बी काउंट बढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर सोप है तो बी काउंट बढ़ा रहा है, फिर कंडीशन इसी में चेक कर रहा है कि अगर आइटम फेस वॉश है तो एम काउंट बढ़ा रहा है। अब लेकिन ये वाला कंडीशन देखो कि ये कंडीशन मान लो कि अगर कोई आइटम केवल किसी ने केवल फेस वॉश खरीदा है, क्या खरीदा है, केवल फेस वॉश खरीदा है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, इसका वैल्यू स्टोर होना चाहिए एम काउंट में। ठीक है, तभी तो फ्रैक्शन में जाएगा ये। तो फेस वॉश अगर किसी ने खरीदा है तो इसकी वैल्यू एम काउंट में स्टोर होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि ये कंडीशन यहाँ पे चेक करना शुरू हुआ, इफ इस आइटम एक्स कॉमा सोप, ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है सोप से, तो यानी एम काउंट को बढ़ाने के लिए जहाँ पे केवल फेस वॉश का रिक्वायरमेंट है, वहां पे ये क्या कर रहा है, वहां पे दोनों कंडीशन चेक कर रहा है, यानी कि एम काउंट को बढ़ाने से पहले ये चेक कर रहा है क्या वो सोप खरीदा है या फिर शॉप के साथ साथ क्या फेस वॉश खरीद रहा है कि नहीं। लेकिन एम काउंट में केवल फेस वॉश के नंबर आने चाहिए, ना कि फेस वॉश प्लस सोप का, तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 देखो, इफ इज आइटम फेस वॉश एंड इज आइटम एक्स डॉट सोप, यानी कि एक ही बार चेक कर ले रहा है कि अगर आइटम फेस वॉश है और आइटम क्या सोप है, तो एम काउंट को बढ़ा दे रहा है और बी काउंट को बढ़ा दे रहा है। लेकिन एम काउंट क्या है, एम काउंट में वो नंबर आएंगे जो कि केवल फेस वॉश को आए। फेस वॉश में अगर आए कोई आइटम, किसी ने फेस वॉश को खरीदा है, तो वो एम काउंट में बढ़े, यानी कि एम काउंट में आए। अगर आइटम फेस वॉश प्लस सोप हो तब बी काउंट इंक्रीमेंट हो, यानी कि बी में तब वैल्यू स्टोर हो। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें एम काउंट और बी काउंट को दोनों को एक साथ बढ़ा दे रहा है और कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि दोनों का कंडीशन चेक कर रहा है, अगर आइटम फेस वॉश हो और प्लस क्या हो, सोप हो, तब क्या हो, दोनों बढ़ा दे रहा है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि हमारा जो बी काउंट है उसमें केवल सोप और फेस वॉश आना चाहिए, और जो एम काउंट है उसमें क्या आना चाहिए, केवल फेस वॉश आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन डी, देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है इफ इज आइटम एक्स फेस वॉश हो, यानी कि आइटम पहले चेक कर रहा है कि फेस वॉश हो। ठीक है, अगर फेस वॉश हो तो ये इसको स्टोर कर देगा, इसका मतलब कितने फेस वॉश आ रहे हैं इसको स्टोर कर दे रहा है एक एम काउंट, एम काउंट को बढ़ा के। ठीक है, तो ये तो सही है कि एम काउंट में क्या स्टोर कर रहा है, फेस वॉश। हमें एम काउंट में क्या स्टोर करना था, फेस वॉश स्टोर करना था। अब इसके बाद अगर फेस वॉश वाली वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई एम काउंट में, उसके बाद फिर इनर लूप लेके जा रहा है ये चेक करने के लिए क्या जो आइटम है वो सोप है। तो यानी कि पहले फेस वॉश चेक किया, फिर उसके बाद इनर लूप क्या करेगा, फिर ये दूसरा कंडीशन भी चेक करेगा। पहले तो फेस वॉश हुआ तो एम काउंट बढ़ा दिया, लेकिन अगर फेस वॉश अगर सही है, यानी कि फेस वॉश अगर है आइटम, तभी क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, ये जो इनर इफ है वो एग्जीक्यूट होगा। और इनर इफ क्या चेक कर रहा है कि अगर सोप है तब क्या कर रहा है वो, तो वो बी काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि बी काउंट में स्टोर होगा क्या, फेस वॉश प्लस सोप वाला कंडीशन। तो ये ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया, आगे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द वर्ड डेटा सेट। ठीक है, आपके वर्ड्स डेटा सेट पे ये एग्जीक्यूट कर रहा है, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट। अब आपको काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑफ एग्जीक्यूशन में ये आपको बताना है। अब काउंट कहाँ पे है, आप यहाँ पे देखो, काउंट कहाँ है, ये काउंट है। काउंट क्या है, काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। कब इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कहाँ पता चलेगा, आप यहाँ पे इसके ऊपर चले जाओ। इसके ऊपर ये चेक कर रहा है कि इफ कस्टम चेक एक्स एंड कस्टम चेक वाई। अब कस्टम चेक क्या है, ये आपका प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर कहाँ पे डिफाइन है, तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आ जाओ। अब क्या चेक कर रहा है, कस्टम चेक। कस्टम चेक में जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे एक्स एक पास किए, एक्स क्या है, ये क्या है, टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल, यानी कि ये टेबल से रो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो हमने क्या किया, उस रो को, एक्स वाले रो को पहले पास किया कस्टम चेक में। ये क्या करेगा, इस रो को चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ए इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, आई इक्वल टू 1 किया, बी इक्वल टू फॉल्स किया, फ्लैग को क्या किया, फॉल्स किया। अभी चेक क्या कर रहा है, ये एक लूप लगा रहा है। लूप पे क्या चेक कर रहा है कि ये जो हमने पास किया है रो में, उसका जो वर्ड का लेटर काउंट कितना है। ठीक है, अगर आई इक्वल टू 0 है, अगर आई की वैल्यू
इस लेटर काउंट से छोटी या फिर इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा। अब इसमें क्या कंडीशन चेक हो रहा है, इसमें ये कंडीशन चेक हो रहा है इफ ith लेटर ऑफ पी डॉट वर्ड इज ए कॉन्सोनेंट, यानी कि अगर कोई भी उस वर्ड का अगर ith लेटर क्या है कॉन्सोनेंट हो तो फिर क्या होगा, इस ये इफ वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखो ये काउंट बढ़ेगा कब, जब आपका ये कस्टम चेक वाला ट्रू है। अब कस्टम चेक ट्रू कब होगा, जब ए की वैल्यू 1 हो जाए, और ए की वैल्यू 1 कब होगी, जब जो इफ वाला इसमें बी वाला कंडीशन है वो ट्रू हो, और साथ ही साथ ये क्या हो, जो वर्ड है उसमें क्या हो, कोई ना कोई लेटर कॉन्सोनेंट हो। अब ये लेटर कॉन्सोनेंट एक बार नहीं चेक कर रहा है, वो दो बार चेक कर रहा है, क्योंकि एक बार पहले जो कॉन्सोनेंट अगर ट्रू है तो वो क्या करेगा, पहले बी को ट्रू करेगा, फिर अगर बी ट्रू होता है तो फिर ए इक्वल टू 1 कर रहा है, यानी कि ये दो बार कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट को चेक कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड विद एग्जैक्टली टू कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे पेयर्स ऑफ टू कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टू कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। यहाँ पे देखो, अगर एक बार चेक किया कि कॉन्सोनेंट है तब भी ये ए इक्वल टू 1 नहीं हुआ, ये क्या किया, बी अभी फॉल्स है, तो बी पहले ट्रू कर रहा है कब, जब एक बार अगर कॉन्सोनेंट मिल गया उस लेटर में, उस वर्ड के लेटर में, तो बी को ट्रू कर रहा है, फिर वो रिटर्न होके आएगा, फिर चेक करेगा कि क्या फिर कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव कॉन्स्टेंट वो चेक कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स विद एग्जैक्टली टू कॉन्सिक्यूटिव, तो ऐसा नहीं है, कहीं भी दो की बात नहीं हो रही है। ये क्या करेगा, ये इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड विद एटलीस्ट टू कॉन्सिक्यूटिव, यानी कि कम से कम दो कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट तो हो ही उस वर्ड में, तभी क्या करेगा, उस पेयर को एग्जीक्यूट करेगा और ए की वैल्यू 1 सेट करेगा, और 1 सेट होगा तो क्या होगा, फ्लैग यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और फ्लैग ट्रू होगा तो ये फिर काउंट यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। अब देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड विद एग्जैक्टली टू कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट नहीं है, तो आप इसको रूल आउट कर सकते हो, ये भी रूल आउट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 8th नंबर है। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग सूडो कोड executed using the score data set. A student can join a student club if his her a subject score is above the score mentioned in the variables MP and C show the number of students in mathematics, physics, chemistry and club respectively. यानी कि तीन आपके क्लब हैं, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। इनको तभी कोई ज्वाइन कर सकता है जब उनके कुछ स्कोर हो वो आपके आए। कब कितना कब ज्वाइन कर सकता है, अगर इनका स्कोर, अगर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो, अगर उसको मैथमेटिक्स का क्लब ज्वाइन करना है तो उसके मैथ में कितने नंबर होने चाहिए, उसके मैथ में नंबर होने चाहिए 95 से ज़्यादा, तो वो मैथ ज्वाइन कर सकता है। तो क्या कर सकता है, वो मैथ ज्वाइन कर सकता है क्लब। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर 90 से ज़्यादा होगा तब वो क्या कर सकता है, फिजिक्स ज्वाइन कर सकता है। और केमिस्ट्री के लिए क्या है, अगर केमिस्ट्री का भी नंबर 90 से ज़्यादा है तो क्या है, केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे देख रहे हो कि कोई बच्चा कब ये डिसाइड होगा कि मैथमेटिक्स में जाएगा, फिजिक्स में जाएगा या फिर केमिस्ट्री जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है m इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, c को 0 को इंसुलाइज किया हुआ है। अब ये चेक कर रहा है वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, यानी कि टेबल में मतलब ज़्यादा रोज हो तब वाइल वाला लोग चलेगा यहाँ पे। रीड द फर्स्ट रो x इन द टेबल 1, टेबल 1 से रो x को रीड करो। फिर बोला है सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ्स सब्जेक्ट। अब ये मैथ्स सब्जेक्ट क्या है, ये एक प्रोसीजर है। अब मैथ्स सब्जेक्ट कहाँ पे डिफाइन है, ये यहाँ पे डिफाइन है। अब देखो मैथ्स सब्जेक्ट क्या चेक कर रहा है कि मैथ्स सब्जेक्ट में जब आप रो को भेज रहे हो ना, तो ये चेक कर रहा है कि उस रो में क्या चेक करेगा, पहले ये चेक कर रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में आपका मैक्सिमम नंबर है, आप किस सब्जेक्ट के लिए जा सकते हो, किस सब्जेक्ट यहाँ पे आपका चेक होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है आपका और क्या है आपका। तो देखो ये क्या चेक कर रहा है, आपका चेक कर रहा है कि क्या फिजिक्स में आपका स्कोर मैथ से बड़ा है। अगर फिजिक्स में आपका स्कोर मैथ से ज़्यादा है तो फिर आपका कंडीशन आगे बढ़ेगा और अंदर वाला लूप चलेगा। अगर फिजिक्स का नंबर आपका मैथ से ज़्यादा है तो फिर ये चेक करेगा कि आपका फिजिक्स का नंबर केमिस्ट्री से ज़्यादा है। अगर ये मान लो कि ट्रू हो गया तो ये क्या करेगा, ये आपका केमिस्ट्री में भेजेगा, ये आपको फिजिक्स में भेजेगा। अगर फिजिक्स का नंबर मैथ से भी ज़्यादा है और फिजिक्स का नंबर क्या है, केमिस्ट्री में ज़्यादा है, तो ये सब्जेक्ट क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फिजिक्स को, और फिजिक्स की फिर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अगर फिजिक्स का यहाँ पे भेजा, ये सब मैथ सब्जेक्ट अगर रिटर्न करके फिजिक्स भेज रहा है तो ये फिजिक्स के लिए कंडीशन चेक होगा। ठीक है, कि अगर फिजिक्स में आपका नंबर 90 से ज़्यादा है तो आप फिजिक्स ज्वाइन कर सकते हो। फिर ऐसे ही क्या है, फिर अगर मान लो कि आपका फिजिक्स का नंबर मैथ से नंबर से ज़्यादा नहीं है तो ये आ जाएगा एल्स वाले स्टेटमेंट पे। एल्स वाले में क्या चेक करेगा कि अगर आपका फिजिक्स वाला नहीं है मैथ से ज़्यादा है, तो अब ये चेक करेगा कि मैथ्स का जो नंबर है वो केमिस्ट्री से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मैथ्स वाला रिटर्न कर देगा और मैथ की चेक हो गई कंडीशन। अगर नहीं ये फॉल्स हो जाता है तो अब क्या करेगा, ये अगर मान लो मैथ तुम्हारा केमिस्ट्री के नंबर से ज़्यादा नहीं है तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा है वो देख लो। विच क्लब कैन ए स्टूडेंट ज्वाइन इफ और सी गेट 92 मार्क्स
इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि बोल रहा है फिजिक्स में किसी ने 92 मार्क स्कोर किया हुआ है, मैथ्स में कितना स्कोर किया है, मैथ्स में भी 92 किया है, और केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया है, बट 84 इन केमिस्ट्री, और इसने 84 किया है केमिस्ट्री में। अब ये क्या ज्वाइन कर सकता है, फिजिक्स क्लब ज्वाइन कर सकता है, केमिस्ट्री क्लब ज्वाइन कर सकता है, फिर मैथमेटिक्स क्लब ज्वाइन कर सकता है। तो आप देखो पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट पहले डिसाइड होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कंडीशन चेक करना है, और सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होगा, आपका मैथ्स सब्जेक्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ जेड डॉट फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का क्या स्टूडेंट का नंबर, फिजिक्स का नंबर क्या मैथमेटिक्स से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे चेक करो क्या फिजिक्स में नंबर 92 है और मैथ में भी क्या नंबर है 92 है, क्या फिजिक्स का नंबर मैथ से ज़्यादा है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा होना चाहिए, फिजिक्स का नंबर अगर मैथमेटिक्स है तभी ये वाला नीचे वाला जो है कोड है एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एल्स में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या चेक करेगा, अब चेक करेगा कि क्या एल्स वाला कंडीशन चेक होगा, क्या उसका मैथमेटिक्स का नंबर केमिस्ट्री से ज़्यादा है। अब मैथ का चेक करो, मैथ का नंबर क्या केमिस्ट्री ज़्यादा है, तो हाँ भाई मैथ का क्या है केमिस्ट्री से ज़्यादा है, तो रिटर्न क्या करेगा मैथमेटिक्स। तो यानी कि इसका जो कंडीशन चेक होने वाला है यहाँ से, इसमें किसका चेक होगा, मैथ्स के लिए चेक होगा। अगर इफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ, यानी कि अगर सब्जेक्ट उसका मैथ है तो उसके बाद क्या चेक होगा, अगर मैथ रिटर्न हुआ है सब्जेक्ट में तो ये मैथ वाला कंडीशन चेक होगा। तो अब चेक करें क्या मैथ में उसका नंबर 95 से ज़्यादा है, इसका मैथ में नंबर कितना है 92, और ये चेक कितना कर रहा है, अगर 95 से अगर ज़्यादा होता है ठीक है, लेकिन 95 से क्या ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा है, ये 92 क्या है 95 से कम है, तो ये वाला स्टेटमेंट इफ वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब देख रहे हो कि जो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से रिटर्न किया था, तो ये क्या कर सकता है, ये मैथ वाला ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो आप बताओ कि जब मैथ से रिटर्न कर रहा है इसका मैथ सब्जेक्ट, तो ये जब मैथ को ही ज्वाइन नहीं कर सकता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ना ये फिजिक्स ज्वाइन कर सकता है, ना केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकता है, और ना मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकता है, यानी कि द स्टूडेंट कैन नॉट ज्वाइन एनी क्लब, या कि कोई भी क्लब ये ज्वाइन नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहले क्या हो रहा है प्रोसीजर मैथ सब्जेक्ट इसलिए है कि केवल हर बच्चे के लिए केवल एक ही आपका सब्जेक्ट कंपेयर होगा, यानी कि केवल मैथ्स के लिए कंपेयर होगा, वो सब्जेक्ट भी कर सकता है, यानी कि हर एक बच्चा केवल एक ही क्या कर सकता है, एक ही क्लब ज्वाइन कर सकता है। वो कैसे डिसाइड होगा, मैथ्स सब्जेक्ट से, यानी कि जो उसका मैथ्स सब्जेक्ट है उससे डिसाइड होगा, और ये नहीं है कि केवल उसमें नंबर ज़्यादा है उसको ज्वाइन कर देगा। मैथ्स सब्जेक्ट का ये रिलेशन है, ये वाला कोड दिखाया हुआ है जिसको हमने चेक किया। अगर मैथ्स सब्जेक्ट जो चेक कर रहे हैं, अगर केमिस्ट्री आ रहा है तो केवल केमिस्ट्री के लिए चेक होगा, अगर मैथ रिटर्न कर रहे तो मैथ के लिए होगा। हमने यहाँ पे देखा कि इस वाले बच्चे के लिए मैथ का रिटर्न किया सब्जेक्ट, लेकिन मैथ में स्कोर कितने थे इसके 92 थे, और मैथ में क्लब ज्वाइन करने के लिए 95 होना चाहिए था एटलीस्ट, जो कि मार्क नहीं है इसके, तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता है। 9th नंबर क्या कह रहा है, वेन कैन ए स्टूडेंट ज्वाइन मोर देन वन क्लब। अब ये बोल रहा है कि कब जो बच्चा है वो एक क्लब से ज़्यादा ज्वाइन कर सकता है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं है जब क्या हो सके, जब बच्चा एक से ज़्यादा क्लब ज्वाइन कर सकता है। आप ये कोड देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। अब मूव करते हैं लास्ट नंबर पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग pseudo कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा ये आपको बताना है। देखो इसमें क्या क्या है, अब डायरेक्टली ऑप्शन पे चले जाओ। ए कहाँ पे आ रहा है, ये ए आ रहा है यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस वन। अब देखो ए कब इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे ए में जब इंक्रीमेंट हो रहा है जब यहाँ पे क्यू भी चेक हो रहा है, इफ नॉट क्यू, यानी कि अगर क्यू फॉल्स है तभी क्या होगा, ए इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखो क्यू फॉल्स कब हो रहा है, क्यू फॉल्स हो रहा है जब ये कंडीशन चेक कर रहा है, इफ एक्स डॉट वर्ड एंड विथ ए फुल स्टॉप, और यहाँ पे जो क्यू है यहाँ पे जब ट्रू हो रहा है कब, एक्स डॉट वॉट ऑफ स्पेस इक्वल टू एंड वर्ब। तो यानी कि ये जो ए की वैल्यू है वो दो चीज़ों आप पे डिपेंड कर रही है, एक तो क्यू पे भी डिपेंड कर रही है, यानी कि उस वर्ड का क्या होना चाहिए, वो फुल स्टॉप से होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब। तो इसमें देखो फुल स्टॉप इन एवरी सेंटेंस, ये वाला कहाँ पे आ रहा है, इसमें केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा, क्योंकि जो क्यू इक्वल टू फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ही चेक हो रहा है, इफ एक्स डॉट वर्ड एंड विद फुल स्टॉप, तभी ये फॉल्स हो रहा है। अगर मान लो कि अगर फॉल्स नहीं होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ए इक्वल टू ए प्लस वन तभी इंक्रीमेंट होगा जब क्या हो, नॉट क्यू हो, यानी कि क्यू फॉल्स हो तभी क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस वन होगा। तो ये अगर ए इंक्रीमेंट तभी हो रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट एडवर्ब और फुल स्टॉप इन एवरी सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।